अपना प्रदेश में खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। अयोध्या पहुंचे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। 2 दिवसीय दौरे पर ये पहुंचे हैं और अयोध्या में पहुंचे हैं। कल सुबह कार सेवकपुरम से संघ की अखिल भारतीय शारीरिक प्रशिक्षण वर्ग में ये शामिल होंगे। रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन भी करेंगे। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र से भी मुलाकात करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत अयोध्या पहुंचे हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र से मुलाकात के साथ साथ राम मंदिर के साथ साथ हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करेंगे। और साथ ही 2 दिवसीय इस दौरे के दौरान मोहन भागवत कार सेवकपुरम में संघ की अखिल भारतीय शारीरिक प्रशिक्षण वर्ग में भी शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं बात कुशीनगर की। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का रनवे तैयार किया जा रहा है, जिसका 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करने वाले हैं। वैश्विक ऐतिहासिक महत्व के बावजूद दशकों तक उपेक्षा और पिछड़ेपन का दंश झेलने वाला कुशीनगर जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का नया रनवे बनकर तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक संबंधों के टेक ऑफ और पर्यटन से विकास की लैंडिंग का एयरपोर्ट पीएम मोदी के हाथों विश्व समुदाय को समर्पित कर दिया जाएगा, जिसके साक्षी श्रीलंका के राष्ट्रपति, कई बौद्ध देशों के भिक्षु और दर्जनों देशों के प्रमुख राजनयिक होंगे। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40% महिला उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि इसके लिए उन्होंने आवेदन पत्र मंगाने शुरू कर दिए हैं। अगले महीने नवंबर की 15 तारीख तक आवेदन खुला रहेगा। प्रियंका ने कहा कि उनका बस अगर चलता तो 50% टिकट भी वो दे देती। यूपी में आरक्षण बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। सरकार को घेरते हुए प्रियंका ने कहा कि आज सत्ता के नाम पर ये खुलेआम पब्लिक को कुचल सकते हैं। आज नफरत का बोलबाला है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने एक बड़ी रणनीति के तहत आज एक बड़ा ऐलान किया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 40% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखेंगी। यानी कि 403 विधानसभा सीटों में से 161 सीटें सिर्फ महिलाओं को यहां पर टिकट दिया जाएगा। ये एक बड़ा ऐलान किया है। ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई पार्टी महिलाओं को 40% आरक्षण के साथ टिकट देगी। तो वहीं प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कर रही है। जो महिलाएं पार्टी में हैं वो पार्टी छोड़कर जा रही हैं। महिलाओं के साथ कोई अत्याचार अन्याय होता है तो इन्हें सिर्फ वही नजर आता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या विपक्ष की सरकार है। इतना ज्यादा महिलाओं के अत्याचार राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में जब इनकी सरकार थी तब हुआ, या महाराष्ट्र में जब इनकी सरकार थी तब हुआ, ये पंजाब में हुआ। कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं बोलते। विपक्ष में होता तभी बोलते। इनको महिलाओं का दर्द वही दिखता है जब विपक्ष हो। इनको महिलाओं को सीट वही देनी है जहाँ हारना है, जीत वाली सीट पर नहीं है। दे देना अमेठी में और रायबरेली में महिलाओं को सीट। तो मेरा ये कहना है कि इन लोगों का सिर्फ शोशेबाजी है और इनको मालूम है कि बुरी तरह से हारना है उत्तर प्रदेश में। और किसके लिए कह रहे हैं? हमारे लिए। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर महिलाओं को किसी ने सेंटर स्टेज दिया है तो मोदी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो लखनऊ में शाइन सिटी करोड़ों के घोटाले में एक और वांछित मीरा श्रीवास्तव को झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि मीरा श्रीवास्तव कंपनी के डायरेक्टर अमिताभ श्रीवास्तव की पत्नी हैं और वाराणसी के एक नामी स्कूल में टीचर रह चुकी हैं। वाराणसी पुलिस ने इस मामले में प्रदेश के बाहर से ये चौथी गिरफ्तारी की है। इससे पहले पुलिस बिहार, बंगाल, राजस्थान से भी गिरफ्तारियां कर चुकी हैं। वहीं वाराणसी कमिश्नरेट का अंतर्राज्यीय अभियान लगातार जारी है। बता दें कि गिरफ्तारी धनबाद के थाना धनबाद इलाके से ही हुआ है। वहीं आरोपी को वाराणसी लाने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा।
सीपी ने ये गिरफ्तार करने की वाली टीम को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की है। लखनऊ में पूर्व सांसद और पूर्व मेयर रहे हाजी शाहिद अखलाक ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। हालांकि शाहिद अखलाक ने इस मुलाकात के बाद कोई राजनीतिक फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि वो कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद ही कोई फैसला लेंगे। राजनीतिक गलियारे में शाहिद अखलाक को लेकर अभी तक असदुद्दीन ओवैसी को लेकर चर्चाएं हो रही थी, तो वहीं 23 अक्टूबर को किठौर में होने वाली असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा पर लोगों की नजरें टिकी हुई थी। इसी बीच मंगलवार यानी आज हाजी शाहिद अखलाक लखनऊ में सपा नेता अतुल प्रधान के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे। शाहिद अखलाक ने इस मुलाकात को फेसबुक पर फोटो के साथ शेयर भी किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज लखनऊ में बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस के में टिकट पर 40% महिला उम्मीदवार नजर आएंगी। तो वहीं प्रियंका के मुख्यालय पर पहुंचने से पहले बड़ी तादाद में महिला कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां पर नजर आई। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। 2022 चुनाव को देखते हुए प्रियंका गांधी ने आज जोरदार दस्तक दी। देर रात उन्होंने ऐलान किया कि वो आज महिलाओं के साथ बात करेंगे। पूरे प्रदेश भर की महिलाएं आज कांग्रेस मुख्यालय पहुंची हैं। प्रियंका गांधी का संबोधन चल रहा है। सामने स्क्रीन पर आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी महिलाओं से मुखातिब हो रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं। और खास बात है, उन्होंने आज ऐलान किया है कि 40% महिलाओं को वो इस बार 2022 के चुनाव में मैदान में उतारेंगी। ये पूरा जो आप जो पंडाल देख रहे हैं, ये पूरा महिलाओं से खचाखच भरा हुआ है। और ये पीछे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये पूरे हर वर्ग हर तबके की महिलाएं यहाँ आपको नजर आ रही होंगी। और ये पूरा पंडाल जो है आज महिलाओं से भरा है। काफी बड़ा जो पंडाल है यहाँ पर लगाया गया है कांग्रेस मुख्यालय पे। और आपको दूर तक तस्वीरों में यहाँ पर जो भी लोग नजर आ रहे हैं वो सिर्फ महिलाएं हैं। और प्रियंका गांधी के आह्वान पर आज सब महिलाएं पूरे प्रदेश भर से यहाँ इकट्ठा हुई हैं। प्रियंका गांधी को सुनने आई है, प्रियंका गांधी को समझने आई है। और खास बात है कि जो बड़ा ऐलान किया गया है प्रियंका गांधी की तरफ से वो है 40% जो महिलाएं हैं वो इस बार मैदान में होंगी कांग्रेस के टिकट पर। तो अब देखना होगा कि महिलाओं को साथ लेकर प्रियंका गांधी 2022 का जो किला है वो कैसे पता करेंगी। कैमरा पर्सन अमन के साथ तौफीक भाई, जनता टीवी लखनऊ। हमारे साथ सलमान खुर्शीद है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। आज 40% वादा किया गया है कि महिलाओं को मैदान में उतारा जाएगा कांग्रेस। तो जिंदाबाद है। मैं समझता हूं कि एक बहुत दूरदर्शी और ये बहुत कामयाब कदम रहेगा। हम इसका कितना फायदा उठाएंगे और समाज कितना उठाएगा ये समय बताएगा। लेकिन समाज बदल जाए, समाज के बदलाव के लिए प्रियंका जी ने ये निर्णय लिया है और मैं समझता हूँ कि इसका सब लोगों को स्वागत करता है। ये 40% जो महिलाएं हैं, क्या इन पर सहमति बन चुकी है या अभी आगे स्क्रीनिंग होनी? सहमति नहीं, किसको मिलेगा उस पर तो वो स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी। लेकिन 40% आखिरी जो अभी लखीमपुर की घटना हुई उसके बाद प्रियंका गांधी जिस तरह से निकली, तो क्या माना जाए कि महिलाएं इस तरह से जुड़ेंगी साथ में? मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि महिलाएं जुड़ेंगी। ये सोच समझ के किया गया, सोच समझ के किया गया। महिलाएं जुड़ेंगी, नहीं जुड़ेंगे तो बड़ा दुर्भाग्य होगा। जब महिलाओं के लिए ही जो कुछ हुआ है उसका समर्थन महिलाएं क्यों नहीं करेंगी, ये सवाल है। हमसे बात करने के लिए सलमान खुर्शीद का साफ तौर पे कहना है कि वो जो इस तरह का फैसला आज कांग्रेस तरफ से लिया गया है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूर बल मिलेगा और महिलाएं एक बड़ी तादाद में कांग्रेस के साथ जुड़ती नजर आएंगी। कैमरा पर्सन अमन के साथ तौफीक, जनता टीवी लखनऊ। तो झांसी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने आज परिवर्तन सामाजिक रथ यात्रा का आगाज किया। वहीं यात्रा के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने बताया कि आने वाली सरकार बनाने में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का बड़ा सहयोग रहेगा। साथ ही अन्य समान विचारधारा वाले दलों से राजनीतिक गठबंधन होने वाली संभावनाओं को भी उन्होंने स्वीकार किया। तो वहीं शिवपाल यादव ने यात्रा को लेकर कहा कि हम यात्रा के माध्यम से प्रदेश में जनता को महंगाई, बेरोजगारी और अन्य कई मुद्दों पर जागृत करने के लिए यात्रा निकालेंगे। उत्तर प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरोहा ब्लॉक के पीपली घोसी गांव में डेंगू के 25 मरीज मिलने से गांव में दहशत का माहौल बन गया। वहीं 25 मामले सामने आने के बाद जिले में डेंगू मरीजों की संख्या अब 200 के पार पहुंच गई है। सभी मरीजों का मेरठ के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं इलाज के दौरान 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है।
तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कानपुर प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता के सनसनीखेज हत्याकांड का ट्रायल गोरखपुर से दिल्ली ट्रांसफर हो सकता है। पुलिस की पिटाई से मनीष की मौत के बाद उसे इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा समृद्धि ने ली है, जिसकी पुष्टि खुद मृतक मनीष की पत्नी मीनाक्षी ने की है। निर्भया को इंसाफ दिलाने और दोषियों को फांसी दिलाने में सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा समृद्धि की बड़ी भूमिका थी। वहीं 27 सितंबर की रात मनीष गुप्ता के हत्याकांड के बाद गोरखपुर पुलिस पर तमाम सवाल खड़े हुए थे, जबकि मृतक की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने साफ तौर पर यह कहा था कि उन्हें गोरखपुर पुलिस पर जरा भी यकीन नहीं है। मीनाक्षी की मांगों को पूरा करते हुए सीएम योगी ने इस मामले की जांच कानपुर एसआईटी को सौंप दी। एसआईटी फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। बहन कानपुर में मीनाक्षी जो कि रोड पर अपने पति के लिए संघर्ष करने के लिए उतरी थी, उनका छोटा सा 4 साल का बेटा जिसके पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, उसके जस्टिस के लिए आज हम बात करेंगे। मीनाक्षी ने मुझे कांटेक्ट किया 3 दिन पहले। वो निरंतर हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, बात नहीं हो पा रही थी। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया, तो मेरी पूरी कोशिश है कि उनके साथी जो सहयोगी एडवोकेट हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उन सब के साथ मिलकर के मैं भी इस केस को फाइट करूंगी। रायबरेली में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक किशोरी के साथ उसी के चाचा ने दुष्कर्म किया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उधर दुष्कर्म के बाद आरोपी चाचा फरार है। मामला ऊंचाहार थाना इलाके के मिर्जापुर एहारी गांव का है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 376 की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। किशोरी का मेडिकल कराने के बाद किशोरी को परिजनों के हवाले कर दिया। उधर घटना के बाद से ही फरार आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। मथुरा के फरह कस्बे में आयोजित समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में भाजपा छोड़कर कई कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के बलदेव विधानसभा अध्यक्ष आनंदी शर्मा ने की है। इधर कार्यक्रम में बोलते हुए गौड़ ने कहा कि समाजवाद से ही देश और राज्य की समस्या का हल है। उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सरकार बनाने पर फरह को तहसील का दर्जा दिलाने की भी बात कही। रामपुर में स्कूल वैन को बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में वैन पर सवार चालक और 18 स्कूली बच्चे जख्मी हो गए। इनमें 3 की हालत गंभीर है। वहीं 2 बच्चों को मुरादाबाद रेफर कर दिया गया है, जबकि बाकी बच्चों का टांडा के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। नगर के टांडा बाजपुर रोड पर सीकमपुर मिलक मुंडी के पास में सेंट वियानी स्कूल के बच्चों को ले जा रही स्कूल वैन को सामने से आ रही एक बस ने जोरदार टक्कर मारी। इसमें वैन चालक सहित करीब 19 बच्चे जख्मी हुए। श्रावस्ती में खराब मौसम के चलते किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। बेमौसम बारिश से खेतों में पकी और कटी पड़ी धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। तिलहन की बुआई भी पिछड़ने की उम्मीद है, तो वहीं किसान अपनी गाढ़ी कमाई को बर्बाद होता देखकर परेशान है। खेत में तैयार धान की खड़ी फसल खेत में ही गिर गई है, जिससे किसान ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। जिले की सांसद और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज नगर के पिपराडांड में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर जिले के विकास के लिए जो सपने देखे थे, उनमें एक मेडिकल कॉलेज के रूप में पूरा हो गया है। बता दें कि इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को करेंगे। निरीक्षण के दौरान डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने कहा कि जो भी शेष काम है, लक्षकार से उन्होंने कहा कि जो भी काम बचे हुए हैं उनको गुणवत्ता के साथ जल्दी ही पूरा कराया जाए। श्रावस्ती में 3 दिन पहले मूर्ति विसर्जन के दौरान राप्ती नदी में डूबे युवकों में से एक युवक इकोना के पास से बरामद हुआ है। और ग्रामीणों ने नदी में लाश को तैरते देखा तो उसे नदी से बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए उसे भेजा है। वहीं दूसरी तरफ मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ। बता दें कि शनिवार को प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये हादसा हुआ था। युवक राप्ती नदी में डूब गए थे, जिनमें से एक की लाश अभी तक नहीं मिली है और उसकी तलाश जारी है।
हरदोई के हलपालपुर में दबंगों के उत्पीड़न से त्रस्त अनुसूचित जाति के 4 परिवार गांव से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। पीड़ितों ने अपने मकानों की बिक्री के लिए भी लगा दिए हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने अपने दरवाजों पर रंग से मकान बेचने की बात लिख दी है। इस मामले में पुलिस ने घटना की जानकारी से इनकार कर दिया और कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से पुलिस के अधिकारी बचते नजर आ रहे हैं। लोग हैं उन्हीं के मारे में गन्ने की बैनर लगाए हैं और बेचने की वो कर रहे हैं। अपने पता नहीं कहाँ रहें, जाएं जाके वो जहाँ जगह मिलेगी तहाँ रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। की सरकार है तभी ठाकुर लोग दबंगई कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, माँ बहन को गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि रहने नहीं देंगे। तमंचा ले ले गांव में घूम रहे, लोग देखते हैं तब बताते हैं हमको, डंडे और तमंचे लेके घूम रहे लड़के उनके। शाहजहांपुर में पिछले 48 घंटों के दौरान हुई बारिश से जहां एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया तो दूसरी तरफ किसानों की फसलें जलमग्न हो गई, जिसकी वजह से किसान बेहाल हैं। लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। बारिश से सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इससे आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एक तरफ सड़कों पर जलभराव है तो दूसरी तरफ सड़कों पर मिट्टी फैलने से, फिसलन से लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों बीघा धान की फसल जो पानी देवी आपदा से करीब नष्ट हो चुकी है और अभी किसान ने जल्दी में सरसों जो बोई थी उसकी औसतन कई एकड़ ज़मीन जिसमें सरसों बोई उसमें डीएपी खाद लगाई और 800 किलो की सरसों लाके नया बीज डाला था। वो ज्यों का त्यों तालाब जैसी स्थिति हो गई है, पानी भरा हुआ है। गाजियाबाद में बीते साल हुए नरेश त्यागी हत्याकांड में मुख्य आरोपी की भूमिका निभाने वाले गिरीश त्यागी की गिरफ्तारी न होने की वजह से आज नरेश त्यागी के बेटे अभिषेक त्यागी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अभिषेक त्यागी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री राजपाल त्यागी और मौजूदा मुरादनगर के भाजपा विधायक अजीत पाल त्यागी पर पुलिस को प्रभावित करके गिरीश त्यागी की गिरफ्तारी न होने के आरोप लगाए। बता दें कि इस पूरे हत्याकांड में एक आरोपी की जमानत हो चुकी है, जिसके बाद अभिषेक को अपनी और अपने पूरे परिवार की जान का खतरा सता रहा है और यही वजह है कि अभिषेक त्यागी ने अपने निजी घर को छोड़कर अपने परिवार के साथ किसी अनजान जगह पर फिलहाल वो रह रहे हैं। गाजीपुर के दिलदार नगर थाना क्षेत्र के बभनौली गांव के हरिजन बस्ती में रविवार को हुई मारपीट और हत्या के मामले में 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि रविवार की शाम को मोतीराम की दुकान से 10 साल का एक लड़का आलू खरीदने के लिए गया था। आलू की क्वालिटी को लेकर लड़के और दुकानदार में बहस हुई, जिसके बाद बहस इतनी बढ़ गई कि इस दौरान वहां लाठी डंडे चलने लगे और जमकर मारपीट हो गई। एक घायल को अस्पताल पहुंचाना पड़ा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। देश में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के पास जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का यह कहना है कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भले ही पेट्रोलियम मंत्री बन गए हैं, लेकिन उन्हें इस पद को संभालना नहीं आ रहा है। जनता बेकाबू होती जा रही है। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई को भाजपा सरकार से परेशान हो चुकी है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। लोग 2 वक्त की रोटी तक नहीं खा सकते हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।